हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 2 और आज हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग कॉइल्स। दया, पता करो कुछ तो गड़बड़ है। रोटेटिंग कॉइल्स है ना, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टिंग कॉइल रोटेट करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 01 में आपने क्या क्या पढ़ लिया? मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ लिया, फैराडेज लॉ पढ़ लिया, लेंज लॉ पढ़ लिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं, इंड्यूस्ड करंट कैसे निकालते हैं, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली है। अगर अभी तक नहीं पढ़ी है तो यूट्यूब पे टाइप करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 01, साथ में लगाएं फिजिक्स वाला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग कॉइल्स। वैसे तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, प्रीवियस लेक्चर में इसको लगाना चाहिए था, पर वो ऑलरेडी 1 घंटे 40 मिनट का लेक्चर है, तो इसीलिए इसको हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरू करें तो यस, माय नेम इज अलग पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स वाला। तो कॉपी और पेन निकालें, नोट्स बनाने स्टार्ट करें और हेडिंग के नाम पे लिख लें यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग कॉइल्स। Induced EMF due to rotating coils। Induced EMF निकालना आपको सिखाया था, याद है आपको? क्या कैमरे में आपको सबको दिखाई पड़ रहा है? बहुत बढ़िया, सब साफ साफ दिख रहा है। तो हमने क्या क्या सीखा था? हमने सीखा था कि एक क्वांटिटी होती है रीकैप, #रीकैप। अब तक आपने देखा तो पुरानी बात करते हैं। तो हमने ये सीखा था कि एक क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्या होती थी? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। किसी सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते थे। इसका हमने फॉर्मूला बनाया था फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। बी थी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और ए होता था एरिया वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। बाकी एरिया वेक्टर की वैल्यू वही होती है जो एरिया की वैल्यू है। जैसे ये सर्किल है तो इसकी वैल्यू πr², पर ये वेक्टर बन जाएगा परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसको हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। तो ये एक क्वांटिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर हमने पढ़ा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कंडक्टर चेंज हो, यानी इसमें से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम या ज्यादा हो, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बनता है और उसके बाद एक करंट फ्लो करता है जिसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। ये हमने फैराडेज लॉ में सीखा। फैराडेज लॉ ने हमें क्या बताया? फैराडे अंकल के लॉ हमें क्या बताए थे? ये बताए थे कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। अगर फाई लिंक्ड विथ कंडक्टर चेंज करेगा तो क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखाई पड़ेगा। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। और अगर ये क्लोज सर्किट हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस से क्या बनता है? करंट। तो हमें इंड्यूस्ड करंट भी दिखाई पड़ेगा। पहले क्या बनेगा? करंट की पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। अगर सर्किट क्लोज हुआ तो करंट फ्लो करेगा। फिर फैराडे के सेकंड लॉ ने हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना भी सिखाया। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए सिंबल था E और इसका फॉर्मूला क्या है? चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये तो हम लोग की एवरेज वैल्यू हो गई। कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहे तो क्या कर दोगे? d∅dt। इंस्टेंटेनियस के लिए करते हैं ना, थर्ड एज ए टाइम इंटरवल के लिए d∅dt। इस तरह से इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा I। ये क्या हो जाएगा भाई? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पे? E। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ E डिवाइडेड बाय स्मॉल r। अब E की जगह आप लिख दोगे डेल्टा फाई बाय डेल्टा t इंटू 1 बाय r, या d∅dt इंटू 1 बाय r। इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट इसको बोल सकते हैं। ये एवरेज वाली वैल्यू होती है ना डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, और ये इंस्टेंटेनियस। इस तरह से करंट को भी आगे आप लिख सकते हो d∅, ऐसा पढ़ा चुके हैं, बाय dt इंटू 1 बाय r। तो याद आ गई पुरानी बातें? भूला
थर्ड आपने क्या पढ़ा था कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बोलो इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, जिस कॉज से बना है उस कॉज को ही अपोज करेगा, जिसने इसको जन्म दिया उसी पिता का ये कत्ल करेगा। छी छी कैसा इंसान है ये, है ना। और इसको हमने बोला था ये कौन सा लॉ है, लेंज अंकल का लॉ, लेंज अंकल का लॉ। तो फराडे अंकल का लॉ पढ़ा था, लेंज अंकल ने क्या दिया था, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऐसा होगा कि जो भी चेंज हो रहा है उसको अपोज करो। देखो कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो। अगर ये कोई कॉइल है और उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो क्या यहाँ पे करंट बनेगा, नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम या ज्यादा होंगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम या ज्यादा होंगी तब यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, और अगर सर्किट कंप्लीट हुआ तब करंट बनेगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और करंट को इंड्यूस करंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम या ज्यादा, कम या ज्यादा मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, किसी भी तरह अगर फ्लक्स चेंज हुआ। अब ये जो करंट बनेगा इंड्यूस करंट, ये कुछ ऐसा इफेक्ट लाएगा कि जिस चेन से ये बना है उसको अपोज करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो रही है तो इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बढ़ाना चाहेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही थी तो इंड्यूस करंट उनको घटाना चाहेगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, जिसकी वजह से पैदा हुआ उसको अपोज। इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हुई, इंड्यूस करंट बना, अब वो इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाएगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, चेंज हो रही है फ्लक्स, इंड्यूस करंट बना, अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को घटाएगा। इतनी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, याद आया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग कॉइल। शुरू करें बेटा रे, ओ आइए अब आगे। शक्तिमान देखते थे आपको, शक्तिमान में ऐसे होता था, पहले जी क्या पता था, पिछले हफ्ते आपने देखा गंगाधर ने गीता विश्वास से कहा सही कौन है, भी नहीं बहुत शक्तिमान। ओके, तो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग कॉइल। क्वेश्चन से समझ में आएगा। सवाल नंबर एक, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज आउटवर्ड डॉट 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 डॉट, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो b है। यहाँ पे एक कॉइल रखा है, सर्कुलर कॉइल, इसका रेडियस r है। डॉट 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 मतलब ऐसे बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड। ये एक कॉइल रखा है, इसका रेडियस r है। इस कॉइल को मैंने क्या किया, इसके एक डायमीटर के अबाउट, ये डायमीटर बना, इसके अबाउट मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देकर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देके मैंने इसको ऐसे जुर्र रोटेट कर दिया। खैर अभी ओमेगा की जरूरत नहीं है इस सवाल में, मैंने इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। ये कॉइल ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है आपकी नाक की तरफ, आंख की तरफ, और ये कॉइल ऐसे रोटेट किया। पूछा है क्या ऐसा होने पे इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? जवाब है हाँ आएगा। देखो कॉइल ऐसे है, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास कर रही, जब कॉइल रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास करेंगे, कॉइल और रोटेट करेगा तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से बिल्कुल पास नहीं करेंगे। पास करनी है ऐसे चीरते हुए जाए, टच करते हुए नहीं, पास करनी है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, हमें चेंज चाहिए। सुन लो ध्यान से, कई बच्चे सोचते हैं ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा ईएमएफ ना, कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम ईएमएफ ना, जितनी ज्यादा तेज चेंज हो, हमें चेंज चाहिए। तो यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर आ रही है, और जब ये रोटेट किया, और जब ये रोटेट किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से अंदर से जो पास करेंगे चेंज होंगी कि नहीं। ये देखो ये है, ये ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, तो पास करना और ऐसे, अब कोई पास नहीं कर रही, अब सब टच करते हुए निकलते हैं। तो जब ये रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से चेंज होंगी, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो हमसे पूछा है फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ in the coil if it rotates 60 degree in 0.2 seconds। चलो हलवा सवाल है, 60 डिग्री इन 0.2 सेकंड, फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो।
पास करके, आंखों से ये तूने क्या कह दिया, दिल ये दीवाना तड़पने लगा। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकलता है, मैं करने जा रहा हूं। E इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। सर डी फाई क्यों नहीं लगाया? अरे एवरेज बोला है, जब एवरेज बोले तो डेल्टा फाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस बोले किसी टाइम पे बोले तब डी फाई बाई डी। डेल्टा फाई का मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अरे फाइनल माइनस इनिशियल करो या इनिशियल माइनस फाइनल करो, जो भी करो वैल्यू को लास्ट में पॉजिटिव लाना। तब देखो मॉड लगा रखा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना, बाकी तुम्हें जो करना हो कर लो, लास्ट में आंसर पॉजिटिव आना चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का, क्योंकि हम डायरेक्शनल लेंस लॉ से पता लगाते हैं, सब चीज का आंसर है। चलो तो 60 डिग्री रोटेट किया। अभी देखो ऐसे जब ये 60 डिग्री रोटेट करेगा तब क्या होगा, सोचो 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 सोचो। इसका इनिशियल फ्लक्स बताओ मुझे। इनिशियल फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए। बी की वैल्यू दी है बी, ए की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर और कॉस। बी डॉट ए क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। शुरू में बताओ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है। एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये रहा प्लेन, इसके परपेंडिकुलर ऐसे, फिर से आपकी आंख की तरफ आता हुआ। इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, उसको एरिया वेक्टर कहते हैं। उसकी वैल्यू वही होती है जो एरिया की होती है, जैसे पाई आर स्क्वायर, उसका डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर। और ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो cos 0। तो इनिशियल फ्लक्स आपको मिल गया b इंटू पाई आर स्क्वायर, b इंटू पाई आर स्क्वायर। अब फाइनल फ्लक्स की बात करते हैं, फाइव फाइनल b डॉट a। अब बताओ जब ये 60 डिग्री रोटेट करेगा कॉइल, तो एरिया वेक्टर भी यहां से 60 डिग्री रोटेट करेगा। ये इससे जुड़ा हुआ है, ऐसे इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे तुम जुड़े होते हो स्कूल में अपने एक दोस्त के साथ, जब वो टॉयलेट जाता है तुम भी अच्छी सर कैसी बात, पर जाते क्यों पता नहीं, हाँ जाते हैं बट हाँ। तो एनीवेज ये कॉइल रोटेट किया और रोटेट किया तो एरिया वेक्टर उसके साथ रोटेट करेगा कि नहीं। देखो कॉइल अगर ये 30 डिग्री रोटेट करेगा तो एरिया वेक्टर 30 डिग्री, कॉइल 60 डिग्री रोटेट करेगा तो एरिया वेक्टर 60 डिग्री। यानी इस कंडीशन में एरिया वेक्टर जब रोटेट करने के बाद की कहानी होगी तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आपकी तरफ बाहर आती हुई होगी, यानी इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अरे मैग्नेटिक फील्ड तो जैसी थी वैसे ही है, एरिया वेक्टर देखो यही है मैग्नेटिक फील्ड, यही एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर। अब जब कॉइल घूमेगा तो एरिया वेक्टर घूम के 60 डिग्री पे चला गया और मैग्नेटिक फील्ड तो जहां थी वैसे ही है, एरिया वेक्टर कॉइल के साथ घूम गया 60 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड ये, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री। तो यानी b इंटू एरिया इज पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है, 1/2, 1/2 यानी फाइनल फ्लक्स आ रहा है b पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो यार किसी में से किसी को माइनस कर लो, आपको तो इनका पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो हम इसमें से माइनस कर लें। अरे जो भी करो लास्ट में पॉजिटिव, तो b पाई आर स्क्वायर माइनस b पाई आर स्क्वायर बाय 2, सो फाइनल आंसर विल बी b पाई आर स्क्वायर बाय 2। यही तो बचेगा, इसका आधा है इसमें से माइनस कर दो। और नीचे टाइम रखना है, टाइम कितना है 0.2 सेकंड्स इनटू 0.2, 2 दूनी 4, 10 ऊपर चला जाएगा 10/4। अरे पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 लगेगा, 2 दूनी 4, b पाई आर स्क्वायर है ना, 2 5 into 2 4 b pi r square. This is the induced EMF in the coil. 5/2 b pi r square. 5/2 b pi r square. 5/2 b pi r square. अब मान लो बोल दे कि इसी कॉइल का रेजिस्टेंस, इसी कॉइल का रेजिस्टेंस r ओम है, स्मॉल r। तो हमसे कहता है इंड्यूस्ड करंट भी फाइंड करो, फाइंड एवरेज इंड्यूस्ड करंट। लो हमसे बोल दिया इंड्यूस्ड करंट भी फाइंड करो एंड इट्स डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन भी बताओ। फाइंड एवरेज इंड्यूस्ड करंट एंड इट्स डायरेक्शन। छी सर कितना गंदा लिखते हो आप। हाँ तुम्हारी कॉपी में देख रहा हूं ना, जैसे कितना तुम साफ लिख रहे हो, झूठे। हाँ मैं क्लास में ऐसे कॉपी निकाल के बच्चों की जब दिखाता था ना तब समझ में आता था। ऐसे ऐसे डायग्राम बनाते हैं बच्चे। एंड इंड्यूस्ड करंट, हाँ तो क्या फाइंड एवरेज इंड्यूस्ड करंट एंड इट्स डायरेक्शन। अगर रेजिस्टेंस आर ओम है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंड्यूस्ड करंट आई क्या हो जाएगा, ई एवरेज बाई आर। बाई एवरेज पूछा है ना। करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5/2 बी पाई आर स्क्वायर बटे आर। ये हो गया तो खत्म। अरे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लिया तो करंट थोड़ी निकल आएगा। करंट क्या होता है भाई, करंट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस आपको दे रखा है यार, तो आपने आर पुट कर दिया, ये वाला आर बनाया, ठीक है, तो वही बनाएंगे, खत्म। अब पूछ रहा है डायरेक्शन बताओ, अब लेंज लॉ की जरूरत पड़ेगी। लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट ऐसा फ्लो करेगा कि वो जिस चेंज से पैदा हुआ है उस चेंज को अपोज करेगा। फिर से बोलूं, समझ गए? इंड्यूस्ड करंट ऐसा बहेगा कि जिस चेंज से वो पैदा हुआ है उस चेंज को वो अपोज करेगा, स्वाहा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो चेंज क्या है, चेंज है बाहर की तरफ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो रही है ना। ये जो अपना प्यारा सा सुंदर सा लूप था जिसमें से बहुत ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी, मुझे लूप के कुछ मिला नहीं, ये पेपर ले लेते हैं, ये जो मान लो हमारा लूप है ना, तो इसमें से बहुत सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी। जब ये घूमेगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसमें से पास करनी कम हो जाएंगी, है ना। देखो पहले ये वाली पास करी, जैसे घूम गया तो ये वाली नहीं, तो बाहर की तरफ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है, दिस इज द चेंज। देखो ना, करते 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 यहाँ आके बाहर की तरफ कोई ये टच करके जाना नहीं चलेगा, क्रॉस करना है। तो जैसे जैसे घूम रहा है बाहर की तरफ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही है, जिससे फ्लक्स चेंज हो। अब इंड्यूस करंट क्या चाहेगा कि इस चेंज को अपोज करते हैं। उसने कहा चेंज क्या, हमने कहा चेंज है बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कम होना, तो कहेगा हम बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाएंगे। तो करंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज बहे या तो क्लॉकवाइज। अगर हमें क्या चाहिए, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो अपने थंब को हमने बाहर रख लिया, फिंगर्स को कर्ल किया, एक तरीका है। तुम्हें चाहिए क्या, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही हैं तो उनको हमें बढ़ाना होगा क्योंकि इसको अपोज करना है जो चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर चाहिए, थंब बाहर रखो, फिंगर्स को कर्ल करो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। खत्म। अरे भाई करंट ऐसे बहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, करंट डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, कुछ पता है ना, करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये तो पता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड। तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, बाहर, हमें बाहर ही चाहिए। सो इंड्यूस्ड करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, इस डायग्राम के हिसाब से ये लिख देते हैं, एंटी ACW, एंटी क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता है, दो ही तो डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आपको क्या करना है, बाहर की तरफ जो घटती हुई मैग्नेटिक फील्ड है, जो घटती हुई मैग्नेटिक फील्ड है उसको आपको बढ़ाना है, जो चेंज हो रहा है उसे अपोज करना है। तो करंट अगर ऐसे बहता क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को मिलती, तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड और कम हो जाती। ये नहीं करना, जो कम हो रहा है उसको बढ़ाओ, अगर बढ़ रहा होता तो घटाओ, कम है तो बढ़ाओ, ज्यादा है तो घटाओ, कम हो रहा है तो बढ़ाओ, क्लियर है, मिटा दें। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, बट मैंने आपको अभी इलस्ट्रेट किया कि रोटेशन ऑफ कॉइल का मतलब क्या होता है। हर सवाल के साथ लेवल आपका बढ़ता जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2। चेक, हाँ, सवाल नंबर 2 हमसे क्या कहेगा, टिंग 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 टिंग। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, आपकी आंखों की तरफ आते हुए, आंखों ने तुम्हारी मीठी बातों ने मेरा नींद चुराया, चैन चुराए। 4 × 10⁻² टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, 4 × 10⁻² टेस्ला, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत छोटी है, 4 × 10⁻² टेस्ला। तो बताओ छोटी मैग्नेटिक फील्ड है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो भी छोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चेंज में डिपेंड करता है, कितनी तेज कॉइल को रोटेट कर दो, कितनी तेज फ्लक्स चेंज करोगे, ये है कहानी। ये एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट हमने कॉइल को रोटेट कर दिया विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी समझते हैं ना, कितनी तेजी से घूम रहा है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें दे रखी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। ऐसे रेडियंस में होती है पर यहां पर ऐसी दी है, 300 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से ये घूम रहा है। इस कॉइल का हमें एरिया भी दे रखा है, एरिया ऑफ कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल है, एरिया ऑफ कॉइल है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कॉइल का हमें रेजिस्टेंस भी दे रखा है, रेजिस्टेंस इसका दे रखा है हमें 4 ओम पूरे कॉइल का। हमसे क्या क्या पूछा है, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। कहां लिखूं, चलिए लिखते हैं। क्या क्या पूछा हमसे, देखो, फाइंड
ये मिटा दें हेडिंग। हाँ हमसे पूछा है फाइंड इंड्यूस्ड EMF in coil part 1 in half turn part 2 full in full turn और part 3 charge flown in coil in half turn। ये सवाल है, ट्राई करना है, ट्राई करें पॉज करके। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल इन हाफ टर्न, इन फुल टर्न, चार्ज फ्लो इन कॉइल इन फुल टर्न। भाई करंट बहेगा तो चार्ज फ्लो करेगा, तो पूछा है कि जब हाफ टर्न किया तो कितना चार्ज फ्लो किया। हाफ टर्न समझ रहे हो, हाफ टर्न मतलब 180 डिग्री, फुल टर्न मतलब 360 डिग्री। यार खचक घूम के वापस आ गया, उसको फुल टर्न किया जाए। इसको किया जाए। हाफ टर्न की बात करें सबसे पहले, लेट अस सॉल्व द हाफ टर्न प्रॉब्लम। हाफ टर्न, भाई हाफ टर्न में क्या होगा, ये भी जहां है इसका जस्ट अपोजिट, ऐसे रखा है पलट के ऐसे रख जाएगा। तो हम मान लेते हैं इसका एरिया वेक्टर शुरू में बाहर की तरफ है, माना है ना, माना हमने बाहर की तरफ एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर है, इनके बीच में एंगल कितना 0 डिग्री, तो इनिशियल फ्लक्स कितना हो जाएगा हाफ टर्न के लिए आओ और सीधा ईएमएफ लगाते हैं। ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्या लगाओगे, डिंग 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 डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, यही लगाओगे ना, इज इक्वल्स टू फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइड बाय द टाइम टेकन, ये तो लगाओगे। तो हाफ टर्न की बात करें तो फाइनली फ्लक्स कितना होगा, है ना, यही लिखेंगे। देखो जब ये घूम के पीछे जाएगा तो एरिया वेक्टर भी घूम कर पीछे जाएगा। अब एरिया वेक्टर ऐसे बाहर है, जब ये कॉइल घूम के ऐसे आएगा तो एरिया वेक्टर पीछे और मैग्नेटिक फील्ड की तरह बाहर, इनके बीच में एंगल कितना हुआ 180, यानी फाइनल फ्लक्स होगा बी ए कॉस 180 माइनस इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, इनिशियली देखो एरिया वेक्टर भी इधर आ रहा है। देखो ये एक क्लोज कॉइल है ना, कंडक्टिंग कॉइल है ना, है ना, है ना। दोस्तों अगर आपको स्मार्ट दिखना है तो ये बैग लेके स्कूल जाना है। तो यहां से एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, तो इनिशियल फ्लक्स कितना हो जाएगा बी ए कॉस 0। फाइनली क्या हुआ, एरिया वेक्टर पीछे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, एंगल 180। मॉड लगा दो डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा। टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, ये कैसे निकाला जाए। पहले ऊपर ईएमएफ की जगह देखो, बी ए कॉस 180 इज माइनस बी ए एंड कॉस 0 इज 1, ये होगा माइनस बी ए कॉस 180 इज माइनस 1, कॉस 0 इज 1 माइनस बी ए अपॉन डेल्टा टी, माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस 2 बी ए, मॉड के बाहर आके 2 बी ए हो जाएगा, इसीलिए मॉड लगा रखा है, आंसर पॉजिटिव चाहिए अपॉन डेल्टा टी। अब टाइम 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 कितने टाइम में हाफ रोटेट किया, तो यहां पे देखो कुछ लिखा है 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। 300, इससे कुछ कहानी बन सकती है, रेवोल्यूशन पर मिनट समझो, 300 रेवोल्यूशन एक मिनट, एक मिनट मतलब 60 सेकंड में, 300 रेवोल्यूशन 60 सेकंड में कर रहा है। अच्छा 300 रेवोल्यूशन 60 सेकंड में कर रहा है, यही तो मतलब हुआ 300 एक मिनट में 300 बार चक्कर मार रहा है। तो एक रेवोल्यूशन कितनी देर में करेगा, 60/300 सेकंड में, यानी कितना हो गया, कचक कचक 665, 1/5 सेकंड में एक रेवोल्यूशन मार रहा है। हमें कितना रेवोल्यूशन चाहिए, हाफ टर्न यानी हाफ रेवोल्यूशन, तो हाफ रेवोल्यूशन कितनी देर में मारेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 1/10 सेकंड, बोलो सही है। 300 रेवोल्यूशन 60 सेकंड में, एक रेवोल्यूशन 60/300 यानी 1/5 सेकंड में, तो हाफ रेवोल्यूशन इसका भी आधा 1/10। तो टाइम कितना हो गया 1/10, सारी वैल्यूज रखते हैं, 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 4 इंटू 10⁻², एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लो, 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये होगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करते हैं, 10⁻⁴ लगा के। क्या मैंने माइक का वायर तोड़ दिया है, पता नहीं। नीचे टाइम देखते हैं, टाइम कितना है 1/10 सेकंड। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर,
एंड द आंसर विल कम इन वोल्ट, क्योंकि आपने बाकी सारी चीजें एसआई यूनिट में की है। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में रखी, एरिया मीटर स्क्वायर में रखा, टाइम सेकंड में, जो भी है आंसर यही है। देखो क्या आएगा, 4 × 25 100 यानी 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर -2 तो कैंसिल हो जाएगा। बोलिए 4 25 100 100 10 की पावर 2 10 की पावर -2 खत्म। ये 10 ऊपर आ जाएगा, 10 की पावर -3 कर देगा, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई और 10 की पावर -3 यानी 2 × 10 की पावर -3 वोल्ट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहला वाला आंसर आपको मिल गया है 2 × 10 की पावर -3। अब आते हैं फुल टर्न पे, अब आते हैं हम फुल टर्न पे। फुल टर्न पे फुल टर्न पे फुल टर्न पे फुल टर्न में क्या होगा, जहां से चले हैं घूम के वहीं आ गए, तो इनिशियल फ्लक्स भी BA, फाइनल फ्लक्स भी BA, चेंज इन फ्लक्स 0, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। देखो एवरेज की बात की है यहां, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल, फाइंड एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल इन हाफ टर्न एंड इन फुल टर्न। एवरेज ही तो निकालना, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो अगर पूरे टर्न का हमसे एवरेज पूछे तो एवरेज कितना आएगा, 0। एक चक्कर लगाने पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, 0। क्यों? क्योंकि शुरू में जो फ्लक्स है बी बाहर ए बाहर, घूम के आएगा फिर बी बाहर ए बाहर, इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, BA cos 0, फाइनल भी BA cos 0, चेंज इन फ्लक्स विल बी 0। सो इन फुल टर्न सीधा सीधा बोल सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नहीं आया, नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा कि जिस टाइम फुल टर्न किया है उस टाइम कॉइल में ईएमएफ 0 है, उस पूरे चक्कर का एवरेज 0 है। दोनों बात की मीनिंग अलग अलग है। अगर मैं बोलूं कि जब ये घूम कर 360 डिग्री वापस आया उस समय इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है, ऐसा नहीं बोला। मैंने कहा पूरे चक्कर का इंड्यूस्ड ईएमएफ एवरेज 0 है। कुछ टाइम इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव रहा हो, कुछ टाइम नेगेटिव रहा होगा, लास्ट में 0 आया हो। बट मैं ये नहीं कह रहा कि जिस टाइम ये फुल टर्न घूम के आया तब इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, तब नहीं, पूरे चक्कर का 0। अभी आगे अगले क्वेश्चन में चीज बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। थोड़ा बहुत अभी समझ में आया होगा कि घूम के आया तो हाँ समझ में आता है, चेंजिंग फ्लक्स नहीं होगा, जहां से चले थे वहीं आ गया, तो फ्लक्स BA था, BA रह गया। अब आते हैं चार्ज फ्लोन इन कॉइल। चार्ज फ्लोन के लिए मैंने पिछले लेक्चर के लास्ट में एक बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला बताया था, अभी फिर बताता हूं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए सवाल में मैंने ये पार्ट जोड़ दिया चार्ज फ्लोन का। पिछले लेक्चर के एकदम लास्ट में आया था, एक ही सवाल कर पाए थे। अभी एक और सवाल लेते हैं, चार्ज फ्लोन इन कॉइल, किसमें, इन हाफ टर्न। हाफ टर्न की ही बात करनी है, चार्ज फ्लोन निकालना है। आओ हाफ टर्न में चार्ज फ्लो निकालना है, पार्ट नंबर 3, चार्ज फ्लो। तो बच्चों चार्ज निकालने का तरीका क्या होता है ये सीख लो ध्यान से। चार्ज निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन रेजिस्टेंस R। कभी भी चार्ज का सवाल है ये फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन रेजिस्टेंस R। ठीक है, कैसे आया देखना चाहते हो, देख लो। आई एवरेज अगर मैं कहूं करंट एवरेज तो क्या हो जाएगा ये, ई एवरेज अपॉन आर, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ई एवरेज क्या होगा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और क्या कर दें इनटू, ये ई एवरेज हुआ इनटू 1 गया। अच्छा एक बात बताओ, आई एवरेज करंट का एक फॉर्मूला dq बाई dt भी होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर एवरेज की बात करें तो क्या लिखोगे, डेल्टा Q बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं करंट को। इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं dq बाई dt, एवरेज डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। ये दोनों फॉर्मूले एक ही क्वांटिटी के हैं तो दोनों को इक्वेट कर दें, यानी डेल्टा Q बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, यहां से उठाई वैल्यू और यहां से उठाओ, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इंटू 1 बाई। ये क्वांटिटी इक्वल होगी कि नहीं, दोनों आई एवरेज की वैल्यू। यहां से ध्यान से देखिए आप कि डेल्टा टी कैंसिल और डेल्टा Q की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा फाई बाई आर। ये फॉर्मूला अब याद रखना, कभी भी चार्ज फ्लोन पूछे तो टोटल चार्ज फ्लोन पूछता है, पीरियड ऑफ टाइम में ही पूछता है हमेशा। ठीक है, तो क्या लगा दोगे, डेल्टा फाई बाई आर, उस टाइम पीरियड में जितना फ्लक्स चेंज हो डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ। याद रहेगा ई एवरेज बाई आर, ई एवरेज की डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, करंट को
डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं इंस्टेंटेनियस, एवरेज होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दोनों को इक्वेट किया, डेल्टा डेल्टा कैंसिल। अब इस सवाल में निकाला जाए, मिटा दें नीचे जो डिराइव किया है हमने, पॉज करके नोट कर लें। ओके, अब हम देखते हैं कि कितना यहां पे चार्ज फ्लो करेगा इन हाफ टन। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइड बाय आर। फाइनल करो इनिशियल करो, मतलब चार्ज तो पॉजिटिव ही लाओगे। तो यार फाइनली कितना फ्लक्स था हाफ टन में, बी ए कॉस 180 था, और शुरू में ये आ रहा था ना चेंज इन फ्लक्स 2 BA आ रहा था अपॉन आर। अरे 2 BA बाई डेल्टा टी आ रहा था ना, स्टार्टिंग में BA था, बाद में माइनस BA हो रहा था, तो 2 BA का चेंज हो रहा था अपॉन रेजिस्टेंस है, बस खत्म। 2 इंटू बी कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, एरिया कितना है 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एरिया, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है कॉइल का 4 ओम। एंड ऑफ द क्वेश्चन। 4 इंटू 25 100 हुआ, 10 पावर माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/4 मतलब 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम। ऐसा यूनिट में आंसर आ जाएगा। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। क्लियर है? चेंज इन फ्लक्स हमने देखा था ना, शुरू में देखो बी इधर ए बी इधर बी ए, बाद में हाफ टर्न में ए पीछे बी बाहर, माइनस बी ए हो जाएगा फ्लक्स, बी ए कॉस 180। तो बी से माइनस बी ए चेंज कितना हुआ 2 BA का डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। बी की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू 25 इंटू 10 पावर माइनस 4 और रेजिस्टेंस 4, तो 2/4 यानी 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 यानी 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 कूलम में ऐसा यूनिट। क्लियर है? मिटा रहे? चलिए अब एक लेवल और बढ़ाते हैं। इसके बाद अगले सवाल में ये जो बात थी ना कि घूमकर वापस सर आया अपनी जगह पे, तो एवरेज ईएमएफ 0 हुआ, बट उस इंस्टेंट में ईएमएफ 0 है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बात समझाते। देखो जब घूम के वापस आया तो एवरेज पूरी ट्रिप का 0 है, और उस जगह पे 0 है इसकी गारंटी नहीं है। ये इस सवाल समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही खूबसूरत सवाल लेंगे हम, ध्यान दें, बड़ा ही प्यारा सवाल है। मान लो यहां हमें एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड B कांस्टेंट है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड B। यहां पे हमको एक सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग क्लोज्ड कॉइल दिया है, बना दे रहे हैं, लिख नहीं रहा है, सेमी सर्कुलर क्लोज्ड कंडक्टिंग कॉइल, ये हमें दे रखा है। एक क्लोज्ड है, यहां भी लाइन है, ठीक है, ओपन नहीं है, एक क्लोज्ड कॉइल है, ये कॉइल हमें दिया, ठीक है। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड से जस्ट बाहर है, जस्ट बाहर। इस कॉइल का हमको मान लो रेडियस दे दिया R है, वगैरह वगैरह बातें हो गई। इस कॉइल का हमसे बोल दिया रेडियस R है, और इस कॉइल को हमने रोटेट किया विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब रोटेट करोगे तो ये फील्ड के अंदर आएगा, फील्ड के अंदर आएगा तो इसमें से फ्लक्स पास होना स्टार्ट होगा। अभी इसमें फ्लक्स कितना है 0, कोई फील्ड लाइन इसमें से पास नहीं कर रही। जैसे ये अंदर आना स्टार्ट होगा इसमें से फील्ड लाइन पास करना स्टार्ट करेगा, और जैसे 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 ये अंदर आता जाएगा वैसे वैसे इसमें से फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी, यानी फ्लक्स चेंज होगा। हाँ या ना भाई? शुरू में थोड़ा सा आया, 2-3 लाइन अंदर गई, और अंदर घुसा, और लाइन अंदर गई, और अंदर घुसा, और लाइन अंदर गई, यानी फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा, और हमसे यही पूछा जाएगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट इसके अंदर निकालें। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल एट सम टाइम t। अब देखो यहां पे इंस्टेंटेनियस पूछा है, यहां पे बोल दिया कब निकालना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक पीरियड में नहीं बोला। पिछली बार बोला था इन हाफ टर्न, यानी पूरे हाफ टर्न बताओ। किस बार? एट सम टाइम, किसी एक टाइम t पे, इस इंस्टेंट पे बताओ। इस इंस्टेंट जब टाइम t हो जाएगा तब बताओ। हम बोल देते हैं ये जो कहानी है वो t = 0 की है, तो टाइम t पे बताओ इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ और कितना करंट होगा। बोल देते हैं कॉइल का रेजिस्टेंस, कॉइल का रेजिस्टेंस इज स्मॉल r, रेडियस इज कैपिटल। चलो ट्राई करो, इसको पॉज करके ट्राई करो। ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ ऑफ
इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम, इसमें सवाल जोड़ लो, मजा आने वाला है। प्लॉट ग्राफ फॉर आई वर्सेस टाइम, और मजा आएगा। इंड्यूस्ड करंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट। पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, कर लिया? अब मैं ट्राई करूं? चलो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। लेट आफ्टर टाइम t coil rotates थीटा, मान लेते हैं t टाइम में कॉइल थीटा एंगल रोटेट करके फील्ड के अंदर घुस गया। आओ इसको थोड़ा फील करते हैं डायग्राम के थ्रू। मान लो ये कुछ सिचुएशन बनी, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, कॉइल का कुछ पार्ट फील्ड के अंदर आ गया है, कुछ पार्ट अभी भी बाहर है, ठीक है। अब मान लेते हैं कितना रोटेट किया, थीटा, तो यहां से कितना अंदर घुस जाएगा, एंगल थीटा। भाई थीटा रोटेट करेगा तो यहां से इस लाइन से ये लाइन कितनी आगे बढ़ेगी, ये लाइन इस परपेंडिकुलर लाइन से थीटा आगे बढ़ेगी, ठीक है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी ये तो होती है कि कितना एंगल घूमे पर यूनिट टाइम। अरे वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्टेंस पर टाइम, थीटा बाई टी, ठीक है। इसको याद रखना, इसको यूज करेंगे। अब बताओ इसमें से कुछ फ्लक्स पास करना स्टार्ट करेगा। एट टाइम टी व्हाट इज द फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू कॉइल एट टाइम टी, क्या इसमें से कुछ फ्लक्स पास करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। एरिया वेक्टर लूप के परपेंडिकुलर, तो उसको भी हम अंदर मान लें, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर मान लें फील्ड के साथ। अच्छा, तो फ्लक्स हो जाएगा बी ए, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। ना ना ना, 0 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कहा थीटा एंगल है। अरे भाई ये रहा आपका लूप, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर ही तो होगा। एरिया वेक्टर भी देखो इसके परपेंडिकुलर अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, उनके बीच में एंगल 0 है। थीटा तो एक कॉइल के रोटेटिंग का एंगल है भाई, जरूरी थोड़ी ना दैट इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया लूप, इनके बीच में एंगल 0। सो फ्लक्स इज कमिंग आउट टू बी बी इंटू ए। क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड को बी दे रखी है। अब हमें एरिया निकालना है जो इसके अंदर आया, ये वाला एरिया। ये एरिया तो होगा ना कि पूरे सेमी सर्कुलर कॉइल का एरिया ले लोगे, सिर्फ इतना अंदर आया। ये एरिया कैसे निकलेगा, और देखो कचक कचक कचक। ये एंगल कितना है अपना, थीटा। ये कितना है, रेडियस आर है, आर रेडियस होगा ये कितना होगा, ये होगा आर थीटा। बोलो होगा, इस पॉइंट के अबाउट फिक्स करके, इस पॉइंट के अबाउट फिक्स करके हम लोग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएं, इस पॉइंट के अबाउट फिक्स। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, आर कितना होता है, आर थीटा। अब इसका एरिया कितना होगा, इसको अगर हम ट्रायंगल जैसा ट्रीट करें तो वैसे भी इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी एरिया आ रहा हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। सर्कुलर कोई भी आप इस तरह से एक सेक्टर लोगे, उसका एरिया ऐसे निकलता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। चाहो तो आप याद कर लो, चाहो तो यहां समझ लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया, हाफ इंटू कितना हो गया, आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी इंटू हाफ आर स्क्वायर थीटा, यानी बी आर स्क्वायर थीटा बाई 2, बी आर स्क्वायर। ये फ्लक्स इसमें से पास करेगा। देख जैसे जैसे ये रोटेट करेगा वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा, वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा। फील हो रहा, बी तो कांस्टेंट क्वांटिटी, रेडियस कांस्टेंट है, बट जैसे जैसे ये अंदर आएगा वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा, लगातार फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होने से ये में फील्ड यूज होगा। अच्छा,
क्या थीटा को हम ओमेगा टी लिख सकते हैं? आओ लिख लेते हैं। तो फ्लक्स हो जाएगा बी आर स्क्वायर थीटा की जगह ओमेगा टी बाय 2। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। एंगल इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब आपसे कहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने को। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बताओ हमें। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी। यहां पे से डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी क्यों लगा है? क्योंकि यहां एट सम टाइम टी होगा, एट इंस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा? बी आर ओमेगा स्क्वायर बाय 2, यही तो आएगा। टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। टी का डिफरेंशिएशन 1, एक्स बाई डी एक्स क्या आएगा? 1 है टी बाई डी। बी आर ओमेगा स्क्वायर बाय 2, दिस इज द इंड्यूस्ड। समझ में आया? फिर से बता दूं, कॉइल को मैंने यहां से फिक्स किया, इसका रेडियस आर है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया, ये अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से बढ़ती जाएंगी, जिससे फ्लक्स चेंज होगा, जिससे ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब ये यहां अंदर आया, हमने बोला थीटा एंगल पे, मान लेते हैं कि टी टाइम बोला है ना, हमने कहा मान लेते हैं टी टाइम पे थीटा रोटेट किया, हमने कहा एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगल डिस्प्लेस अपॉन टाइम। फिर हमने कहा इसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो बी ए cos 0, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, एरिया वेक्टर भी अंदर, एंगल 0 है, बी ए। एरिया ये वाला निकालना था, हमने कहा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ आर स्क्वायर थीटा रखा। फिर हमने कहा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी बोल सकते हैं, हमने पुट किया। हमने कहा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, बी आर ओमेगा, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। इसको डिफरेंशिएट। क्लियर है? क्लियर है? आप इंड्यूस करंट भी निकाल सकते हो, बहुत आसान है। इंड्यूस करंट निकालना बहुत ही आसान है। इंड्यूस करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। करंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बी आर ओमेगा, बी आर स्क्वायर ओमेगा, बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2। ये आ गया इंड्यूस्ड करंट। एक बड़ी खास बात देखने को मिल रही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट दोनों कांस्टेंट हैं, समय के साथ वेरी नहीं कर रहे, समय के साथ वेरी नहीं कर रहे, कांस्टेंट क्वांटिटी है। यानी कॉइल थोड़ा अंदर आया तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना ही है, और अंदर आएगा तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना आएगा। यार ये तो आपने जनरल टाइम टी लिया है ना, टाइम टी कुछ भी हो सकता है, जनरल टाइम टी है। यानी यहां पे भी ईएमएफ इतना ही, यहां पे भी इतना ही, यहां पे इतना ही, यहां पे इतना ही। हमें थोड़ा पता टी की वैल्यू क्या है। टी हो सकता है यहां पे हो, हमें तो आर्बिट्रेरी कहीं पे भी अज्यूम किया। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इस पूरे लूप के लिए कांस्टेंट है। जरा रुकना, बताएंगे। हाफ सर्किल के लिए तो कांस्टेंट होगा पूरे रोटेशन में। अभी इतना नोट करो, फिर समझाते हैं आगे कहानी। आपसे कोई कहे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताइए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताओ क्या हो रहा है? जैसे जैसे लूप अंदर आ रहा है, इसमें से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये अंदर आएगा, अंदर की तरफ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी। यानी अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने की वजह से ये करंट आया है, तो वो चाहेगा अंदर वाली लाइंस को कम करना, यानी बाहर की लाइंस बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर चाहिए? बाहर, करंट ऐसा। ये होगा इंड्यूस करंट। देखो करंट ऐसा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर। जैसे जैसे कॉइल अंदर आएगा, इसमें अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। चेंज क्या है? चेंज है अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बढ़ना। तो इंड्यूस करंट क्या चाहेगा? चेंज को खत्म करना, जिस चेंज से आए उसको खत्म करना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बढ़ना चेंज है तो उसको कम करें। कम करने के लिए बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर दो। नहीं समझा? अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ना चेंज है, तो इंड्यूस करंट क्या चाहेगा कि अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को घटाएं। घटाने का तरीका बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, थंब को बाहर रख लिया। चलो नोट कर लिया। थोड़ी अब कहानी और डिटेल में जाते हैं। ये प्लॉट बनाना है, ग्राफ बनाना है, प्लॉट ग्राफ फॉर आई वर्सेस टी। जरा समझो, आधे रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। समझाते हैं। अभी हम ईएमएफ की वैल्यू लिख लें। ईएमएफ आ रहा है बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 और करंट आ रहा है बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2r। अब समझो हम क्या चीज बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखनी कहानी को, ठीक है। ये मान लो यहां तक पहुंचा कॉइल, रोटेट करता करता यहां पहुंचा,
ठीक है। इस जगह पूछेगा क्या हुआ, अभी अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही है, तो करंट चाहेगा अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम करना, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा, करंट का मैग्नीट्यूड तो ये है, किसी भी टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी कहानी और आगे बढ़ी, कॉइल और रोटेट किया, कॉइल रोटेट करता जा रहा, करते करते सिचुएशन पहुंचा, कच 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 कच। अभी भी अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एरिया अंदर बढ़ता जा रहा है, तो करंट अभी भी कुछ ऐसे बनेगा, बोलो सही है। और रोटेट किया कॉइल, और रोटेट किया, कच 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 कच, और रोटेट करते करते कॉइल ऐसे पहुंच गया। जब इसका ज्यादातर पोर्शन अंदर है, थोड़ा सा पोर्शन बाहर बचा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर लगातार बढ़ रही हैं, अभी भी करंट ऐसा, ध्यान से देखो, अभी करंट एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ करंट एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ करंट एंटी, कई लोगों को घड़ी देखनी नहीं आती, यही नहीं समझ आता एंटी क्लॉकवाइज क्या है। घड़ी की तरफ खड़े हो, कच 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 कच, ये क्लॉकवाइज, जिस तरफ घड़ी चलती है वो क्लॉकवाइज है। देखो करंट एंटी क्लॉकवाइज, ताकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर बने, है ना, और अंदर घुसा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और बढ़ी, तो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, और अंदर घुसा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ी, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर बनाना चाह रहा करंट, है ना, अंदर वाले को कम करना चाह रहा। देखो इस सिचुएशन के बाद करंट का डायरेक्शन पलटने वाला है, ध्यान से, इस टाइम पूरा लूप अंदर आ गया, देखो रोटेट करते करते ये पूरा लूप अंदर आ गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, करंट अभी भी ऐसा ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम करना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज। इसके जस्ट बाद क्या होगा, इसके जस्ट बाद ये लूप बाहर आना स्टार्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड से, इसके जस्ट बाद ये लूप बाहर आना स्टार्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड से, कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, थोड़ा सा बाहर आए, ये सिचुएशन बनेगी, यानी अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हुई हैं, घटना स्टार्ट कर दी लूप में से। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से घटना स्टार्ट करेंगी, जब यहां से आगे बढ़ेगी कहानी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर वाली घट रही हैं, तो इंड्यूस करंट अब क्या चाहेगा, अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, देखो ध्यान समझो ना, जब तक ये अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ नहीं, तुमको कम करना चाह रहा, बढ़ नहीं, यहां पे आके मैक्सिमम हो चुकी है। अब जब ये हाफ रोटेशन के बाद, यहां तक हाफ रोटेशन तो हो गया, अब ये जब हाफ रोटेशन के बाद जैसे ही आगे बढ़ेगा यहां से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल में से जो पास कर रही है वो कम हो जाएंगी। अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होना एक चेंज है, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ बना। बट वो इंड्यूस करंट अब क्या चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाना, क्योंकि वो कम हो रही है। यानी अब आपको मैग्नेटिक फील्ड किधर चाहिए, अंदर, थंब अंदर, करंट ऐसे, नहीं समझे, अब अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होना स्टार्ट होंगी, कम होना चाहेंगी तो करंट उनको बढ़ाना चाहेगा, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ताकि मैग्नेटिक फील्ड किधर बने, अंदर को। अभी तक करंट एंटी क्लॉकवाइज बह रहा था, ताकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर बने। करंट ने अपना डायरेक्शन हाफ रोटेशन के बाद चेंज कर लिया, और हर हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कॉइल बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, ये सिचुएशन आएगी। जहां तक कॉइल बाहर आ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड घटती जा रही है, देखो रोटेट करता हुआ ऐसे ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा कॉइल अंदर बचा है, अच्छा सॉरी, हाँ, जहां तक कॉइल बाहर आ जाएगा, अंदर बहुत कम बचेगा। ये सिचुएशन आ जाएगी एक टाइम पे, घूमता घूमता घूमता, मैक्सिमम कॉइल बाहर है, बहुत थोड़ा सा अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम हो गई, तो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना चाहेगा करंट। करंट कैसा है देखो, क्लॉकवाइज, और करते 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 गलत बना रहा हूं क्या मैं, ये बाहर आएगा तो ये वाला क्वेश्चन बाहर होगा, ओके, हाँ ऐसा, ठीक है। हाँ, तो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम हो गई, करंट इसको बढ़ाना चाहेगा, तो करंट विल बी क्लॉकवाइज। फिर करते 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 सिचुएशन फिर यहां आएगी, फिर यहां आने के बाद जैसे ही अंदर जाएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट होगी, करंट फिर से एंटी क्लॉकवाइज, यानी हर हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो अगर मैं प्लॉट बनाऊं,
अगर मैं प्लॉट बनाऊं करंट वर्सेस टाइम का, करंट वर्सेस टाइम का, तो हाफ रोटेशन मान लेते हैं, पूरा रोटेशन करने में टाइम लग रहा है कैपिटल टी, इसके फुल रोटेशन का टाइम पीरियड हम टाइम पीरियड मान लेते हैं कैपिटल टी, तो आधे रोटेशन में कितना लगेगा, टी बाई टू टी, 3t बाई टू 2t। तो शुरू में करंट का, अच्छा एक काम करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट, फिर क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट। एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और क्लॉकवाइज करंट को हम नेगेटिव। तो शुरू में करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो शुरू में करंट इज एंटी क्लॉकवाइज एंड पॉजिटिव। वैल्यू कितनी है करंट की, वैल्यू कितनी है, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2r। फिर क्या हुआ, t बाई 2 के बाद अचानक से एक कॉइल बाहर आना स्टार्ट हुआ, करंट का डायरेक्शन पलट गया, वैल्यू उतनी है करंट की, देखो किसी भी इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू कितनी है, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2r। हाँ इसमें माइनस में वैल्यू ले ली है, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, वैल्यू उतनी है। फिर t बाई 2, देखो ये देखो ये होगा t बाई 2, फिर t बाई 2 से t तक अगले हाफ रोटेशन के लिए करंट कैसा है, नेगेटिव। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर करंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वैल्यू उतनी है। फिर उसके बाद जब इतना रोटेशन हो चुका है, 1.5 रोटेशन, 3 बाई 2 मतलब 1.5, एक रोटेशन 1.5 के बाद फिर करंट नेगेटिव और वैल्यू। तो ये ग्राफ बनेगा करंट वर्सेस टाइम का। अब इसी में बोल रहा था कि एक कंप्लीट साइकिल में देखो एवरेज 0 आ रहा है, एक कंप्लीट साइकिल में देखो एवरेज कितना आ रहा, 0। बट इस इंस्टेंट पे करंट 0 नहीं है, जब साइकिल कंप्लीट हुई तब करंट 0 नहीं है, तब कुछ है वैल्यू, और एक साइकिल का देखो किसी भी तो 0। खैर आगे और एग्जांपल देखेंगे। क्लियर हुआ, ये मजा आया इस क्वेश्चन में। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर लेक्चर समाप्त करते हैं, नोट कर लें इसको। ये करंट डायरेक्शन क्यों पलटा समझ में आया हाफ रोटेशन के बाद, बहुत बढ़िया। अब आते हैं आज के लेक्चर के आखिरी सवाल पे, जो कि आपका बेसिस बनेगा जब हम एसी जनरेटर पढ़ेंगे। एसी जनरेटर शायद इसी चैप्टर में हम लास्ट में करें, या जब ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे तब पढ़ लेंगे। एसी जनरेटर आप पढ़ेंगे तब आपको ये कंसेप्ट यूज करना होगा जो अगले क्वेश्चन में आपको सिखाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 विच इज, सपोज कर लो यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है विच इज आउटवर्ड, यहां पे हमारे पास कोई कॉइल है, दिस कॉइल इज रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स डायमीटर। कॉइल का रेडियस हम ले लेते हैं कैपिटल आर, यहां मैग्नेटिक फील्ड बी है जो कि बाहर की तरफ है। फाइंड इंड्यूस्ड EMF and induced current at any instant t। स्टार्टिंग में बोल देते हैं t is equals to 0। Also plot graph for E versus t and I versus t, induced EMF versus time and current versus time। ट्राई करेंगे, ट्राई करिए पॉज करके। लास्ट सवाल आज का। शुरू में मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, एरिया वेक्टर को भी हम बाहर मान लें, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर को भी हम बाहर सपोज कर लें, ठीक है। बोला है कि किसी इंस्टेंट टी पे आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट निकालना है। करूं मैं, लेट आफ्टर टाइम t कॉइल रोटेट्स थीटा, मान लेते हैं टाइम t में कॉइल थीटा रोटेट किया, तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना लेगा, थीटा। ये तो समझ ही गए, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, एरिया वेक्टर भी बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर बाहर, जैसे जैसे कॉइल थीटा रोटेट करेगा एरिया वेक्टर भी थीटा, मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना लिया, थीटा। तो इस टाइम पे फ्लक्स थ्रू कॉइल एट दिस इंस्टेंट, यहां देखो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ पूछा है, इन टाइम टी नहीं, एट टाइम टी, एट एनी इंस्टेंट, उस समय पे। फ्लक्स थ्रू कॉइल एट दिस मोमेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, इतना ही होगा। शुरू में देखो एंगल क्या है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में, मैग्नेटिक फील्ड बाहर,
एरिया वेक्टर भी बाहर, एंगल कितना है 0। फिर क्या हुआ, लूप थीटा रोटेट किया। जब लूप थीटा रोटेट करेगा, हमने माना टी टाइम में कॉइल कितना रोटेट किया थीटा, तो एरिया वेक्टर भी थीटा रोटेट किया। ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया थीटा। ये हो गया फ्लक्स बी ए कॉस थीटा। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा। क्या ओमेगा को हम बोल सकते हैं थीटा बाई टी, ये लिख लो। क्या ओमेगा को हम बोल सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस ओमेगा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है डी फाई बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस बोला है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, बी ए कांस्टेंट, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन ओमेगा टी माइनस, और ओमेगा साथ में बाहर भी आएगा। बोलो ये डिफरेंशिएशन होगा कॉस ओमेगा टी डिफरेंशिएशन। साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, और ये ओमेगा बाहर भी आएगा क्योंकि टी के साथ जुड़ा हुआ है। अब माइनस प्लस से हमें मतलब नहीं, हमें तो मॉड से मतलब था आंसर के। तो ईएमएफ कितना आ रहा है बी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखो, बी कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी घुमाने की कांस्टेंट है, ए कॉइल का एरिया कांस्टेंट है। ये तीनों क्वांटिटी कांस्टेंट है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। एसएचएम की इक्वेशन लग रही है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आप करंट निकालो, करंट क्या होगा ई बाई आर। ई कितना इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, बी ओमेगा ए, कॉइल का रेजिस्टेंस आर मान लो, कॉइल का रेजिस्टेंस आर मान लो, बी ओमेगा ए बाई आर साइन ओमेगा टी। अब देखो बी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, एरिया वेक्टर सॉरी एरिया की वैल्यू कांस्टेंट, रेजिस्टेंस भी कॉइल का कांस्टेंट। तो इस पूरे को हम बोल सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये चीजें आपको मिलेगी जब आप एसी पढ़ोगे, ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी जनरेटर से ऐसा ही ईएमएफ और ऐसा ही करंट बनता है, क्योंकि यही एसी जनरेटर का प्रिंसिपल है। सोचो कितनी बढ़िया तकनीक इंसान ने निकाल ली। आपको घर में करंट चाहिए, कुछ नहीं करना है, कॉइल लेना है। जनरेटर में यही तो होता है, जनरेटर में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके बीच में एक कॉइल रोटेट करता है। कॉइल रोटेट करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, जादू से रोटेट नहीं होगा। तो वो हमें डीजल दे देते हैं। हम क्या करते हैं जनरेटर को घुमा के उसके अंदर डीजल डाल देते हैं। डीजल का काम क्या होता है, डीजल काम होता है इस कॉइल को रोटेट करता है। जब तक कॉइल रोटेट होगा तब तक फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, करंट बनेगा। और वो करंट कैसा होता है ऑल्टरनेटिव। साइन का ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनाना बड़ा आसान है। ई का ग्राफ, टी आई का ग्राफ। बोले आगे समझ में आया। मैंने कहा टी टाइम में मान लेते हैं कितना रोटेट किया थीटा, टी टाइम में थीटा रोटेट किया, तो एरिया वेक्टर भी थीटा रोटेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड है। फ्लक्स कितना बी ए कॉस थीटा। फिर हमने कहा ओमेगा क्या है थीटा बाई टी, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी रख दिया। हमने कहा इंड्यूस है डी फाई बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट किया बी ए साइन ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर नेगेटिव आ रहा है, मतलब नहीं हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। ईएमएफ हो गया बी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। हमने बोला बी कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, इसको हमने बोला ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ। और करंट कितना है ई बाई आर, इसके डिवाइड बाई आर, तो बी ओमेगा ए बाई आर। इसको हमने बोला ये भी कांस्टेंट, इसको बोल दो आई नॉट। ऐसे ही बोला, ये आगे ऑल्टरनेटिंग करंट में और समझ में आएगा। ग्राफ बोला है, ग्राफ प्लॉट कर लो E वर्सेस टी, E वर्सेस टी, ईएमएफ वर्सेस टाइम। शुरू में देखो जब टाइम की वैल्यू 0 है तो ईएमएफ कितना होगा 0, टाइम 0 रखो, साइन 0 इज 0, समय के साथ बढ़ेगा। अरे साइन का ग्राफ बनाना है, इसमें हम क्या बताएं, ये होता है साइन का ग्राफ। ये टाइम कितना हो गया t/2, ये टाइम कितना हो गया 1 टाइम पीरियड, ये टाइम कितना हो गया 3t/2, ये कितना हो गया 2 टाइम पीरियड। सेम ग्राफ बन जाएगा करंट का। करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ सेम। शुरुआत में करंट 0, टी की वैल्यू 0 रखो 0, फिर साइन का ग्राफ बनाओ, एकदम इन फेज बनेगा इसके साथ। t/2, ये t, 3t/2। ध्यान देखो एक पूरी साइकिल का एवरेज ईएमएफ कितना आ रहा है 0, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एक साइकिल का एवरेज है। पर इस जगह पे ईएमएफ 0 है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने देखा इंड्यूस्ड ईएमएफ में रोटेटिंग कॉइल, एक डिफरेंट टॉपिक था, इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा सा एक डिफरेंट वीडियो बनाना पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं मोशनल ईएमएफ
कंडक्टर के चलने से ईएमएफ बनना। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।